नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। आईडी मिड सेशन में आपका स्वागत है। 5 बड़ी खबरों को लेकर आपसे रूबरू होंगे। इस दौरान आपको दिखाएंगे मध्य प्रदेश की सियासत में बीएल संतोष पहुंचे तो क्या कुछ नया देखने को मिलेगा बीजेपी के भीतर, और साथ ही शिवराज महाराज कितने भारी पड़ेंगे कांग्रेस को। लेकिन साथ ही कुछ ऐसी दिलचस्प खबरें भी होंगी, लेकिन एक खबर ऐसी भी होगी जो चिंता में डालेगी कि आखिर इनके गुनाहगार कौन है। तो चलिए देखते हैं आज की 5 बड़ी खबरें। हम साथ साथ, ऑक्सीजन की कमी नहीं, एससी सीटों पर फोकस, मासूमों के सौदागर, छग में कोरोना का कहर। शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश से सियासत की जुड़ी बड़ी खबर। एमपी की सियासत हाई प्रोफाइल होने जा रही है और लगातार दिख भी रही है। शिवराज महाराज की जोड़ी उपचुनाव के दंगल में उतर चुकी है। चंबल में शिवराज सिंधिया की जोड़ी ने धुआंधार प्रचार की शुरुआत कर दी। दिमनी, अंबा और मेहगांव में विकास कार्यों की सौगात के जरिए दोनों की जोड़ी ने जता दिया कि वो आगामी उपचुनाव में कांग्रेस को नाको चने चब्बा देंगे। लेकिन कांग्रेस क्या करेगी ये देखना पड़ेगा। पर दिमनी में मंच से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सीएम शिवराज की जमकर तारीफ की। कमलनाथ पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कमलनाथ वल्लभ भवन से सरकार चला रहे थे, जबकि सीएम शिवराज विपरीत परिस्थितियों में संकट के समय जनता के बीच जाकर उनका दुख बांट रहे हैं। वहीं शिवराज सिंह चौहान ने भी सिंधिया की जमकर तारीफ की। साथ ही उन्होंने कांग्रेस को जमकर आड़े हाथों लिया। चंबल का दंगल में यही आज की बड़ी खबर है। और देखिए आप तस्वीरें, शिवराज और महाराज साथ साथ दिखाई दे रहे हैं। बड़ी बात यह है कि दोनों ने एक दूसरे की तारीफ की है और ये जुगलबंदी कितना काम दिखाई। जरा सुनते हैं क्या कहा शिवराज और महाराज ने। क्या हुआ उन 15 महीनों में? उन 15 महीनों में विकास, सम्मान और आपका हक और आपके न्याय के बदले में केवल भ्रष्टाचार और अनदेखी देखनी पड़ी इस ग्वालियर चंबल संभाग को। और अगर कोई वादा खिलाफी करे इस क्षेत्र के साथ, अगर कोई वादा खिलाफी करे इस माटी के साथ, तो सिंधिया परिवार ने सदैव इस माटी को अपने माथे पे लगाकर उसे स्वदेश अपने सम्मान के साथ जोड़कर इस क्षेत्र का झंडा उठाकर इस पक्षम को लहराने की कोशिश की है। सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, लेकिन अगर इस मूल जनता के साथ गरीबों का उत्थान, विकासशील प्रगतिशील योजनाओं का क्रियान्वयन अगर न हो तो सरकार को सरकार में रहने का औचित्य नहीं है। हमने विकास की अपेक्षा की थी, हमने प्रगति की अपेक्षा की थी और मिला हमें भ्रष्टाचार की नदियां। 15 महीने में मध्य प्रदेश में ट्रांसपोर्ट का उपयोग चल रहा था। कमलनाथ की सरकार ने विधायक और जिन्होंने कहा कि बच्चों के भाव भूमिका के दिन क्या कर दोगे, तो शिवराज सिंह सरकार को सर्वोच्च भूमिका उनका उत्तर क्या हो सकते हैं। तो सदन पे कमलनाथ को ही कहा दिया सत्ता का पता नहीं है, कुर्सी कहां चली गई। चलिए, तो आप शिवराज और महाराज दोनों को सुन रहे थे। महाराज जमकर बरसे कांग्रेस पर, तो उसी तरह शिवराज जी ने भी कमलनाथ जी का नाम लेकर कई सारे आरोप प्रत्यारोप। और अब ये चुनावी सभाएं हैं जो शुरू हो गई है। हालांकि चुनाव की तारीख अभी सामने नहीं है, लेकिन महाराज और शिवराज के आने से भारतीय जनता पार्टी पर क्या प्रभाव पड़ेगा और चंबल में क्या स्थिति रही आज जब पहुंचे हैं। चलिए, आकाश जोड़ रहे हैं हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ, उनसे बात कर लेते हैं। आकाश, मध्य प्रदेश में सियासत अब गरमाने लगी है और चुनाव ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल दिखाई भी दे रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से शिवराज और महाराज आज एक मंच पर दिखाई दिए और भी अभी कई सभाएं बाकी है, क्या कहेंगे?
जी, निश्चित रूप से बीजेपी जो है एक्शन मोड में है। यही कारण है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज से अपने धुआंधार एक तरीके से मैराथन प्रचार की शुरुआत कर दी है। हालांकि विकास कार्यों का लोकार्पण करने जो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर दिमनी पहुंचे थे और इसके बाद अब वो अंबाह पहुंचे हैं और उसके बाद मेहगांव वो यहाँ से जाएंगे। अगर हम बात करें तो 15 तारीख तक लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन करने के साथ साथ लोकार्पण करेंगे। और माना यह जा रहा है कि उपचुनाव के पहले जिन क्षेत्रों में उपचुनाव होना है, जिन विधानसभा सीटों पर, वहां पर जो विकास के कार्य अभी तक हुए हैं या विकास के कार्य होना है, कुल मिलाकर बीजेपी जनता के बीच विकास का जो एजेंडा है, विकास का जो प्लान है, वो जनता के बीच रखना चाहती है और जिसकी शुरुआत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया एक साथ कर रहे हैं। और बीजेपी जो है शिवराज और महाराज की जोड़ी को 1 और 1 11 मानकर चल रही है। और उपचुनाव के पहले जिस तरीके से ये धुआंधार रण में जो है एक तरीके से रण की शुरुआत ही हो गई है, क्योंकि भले ही अभी तारीखों का ऐलान ना हुआ हो, लेकिन बीजेपी लगातार एक्शन मूड में नजर आ रही है और इससे साफ तौर पर लगता है कि बीजेपी किसी भी तरीके से कांग्रेस को मौका नहीं देना चाहती। और यही इसी कड़ी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ये धुआंधार कार्यक्रम करते हुए नजर आ रहे हैं। आकाश, क्या ये मान लिया जाए कि जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस का साथ छोड़ा तो उसमें मुद्दा था विकास, उसमें मुद्दा था लोगों को नौकरी, खासकर उन अतिथि शिक्षकों को, लेकिन क्या अब विकास के मुद्दे पर ही वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिले हैं, आगे बढ़ रहे हैं? क्योंकि दोनों ने आज बात वही की है। एक तो कई तरह की सौगातें देने की बात कही, जैसा आपने कहा करीब करीब 1600 करोड़ की ये सौगातें हैं, लेकिन इसके अलावा दोनों की बातों से एक तो निशाने पर कांग्रेस है और दूसरा ये साफ नजर आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे पर ही जाने वाली चुनाव में। निश्चित रूप से मनोज जी, बीजेपी के इसका प्लान भी इसके लिए बीजेपी ने तैयार किया। और खासतौर पर अगर हम बात करें तो जिस तरीके से कांग्रेस दल बदल को मुद्दा बनाने की लेकर जो है तैयारी कर रही है, तो बीजेपी विकास को लेकर जनता के बीच में तैयारी में जाने की तैयारी में। यही कारण है क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया के अपने समर्थित विधायकों के साथ बीजेपी में आने के बाद जो समीकरण मध्य प्रदेश में बने, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी और उसके बाद कांग्रेस निश्चित रूप से दल बदल को लेकर जो है लाभ लेना चाहती है। लेकिन बीजेपी और खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया जब मंच से बोलते हुए नजर आ रहे हैं तो वो साफ तौर पर इस बात का हवाला देते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस विकास के मुद्दे को लेकर 2018 में उन्होंने चुनाव लड़ा था, कांग्रेस के साथ रहते हुए कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाया था, वो विकास कांग्रेस करके नहीं दिखा पाई। पीसीसी चीफ और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ मंत्रालय तक सिमट कर रह गए, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, चाहे आपदा की घड़ी हो, परेशानी की घड़ी हो, किसान परेशान हो, आम व्यक्ति परेशान हो, जनता के बीच जाकर विकास का काम करते हैं। तो सीधे तौर पर ये 1 और 1 11 की जो जोड़ी यहाँ पर निकलकर सिंधिया और शिवराज की निकलकर सामने आ रही है, ये जनता में एक मैसेज देने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है कि विकास कोई मध्य प्रदेश का बेहतर तरीके से कर सकता है तो वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कर सकते हैं। और यही कारण है कि दोनों नेता, क्योंकि एक बड़ी बात और समझनी होगी मनोज जी यहाँ पर कि अगर हम ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया अकेले यहाँ नहीं पहुंचे। ज्योतिरादित्य सिंधिया नरेंद्र सिंह तोमर के साथ भोपाल पहुंचे और यहाँ से वो जो दोनों नेता, जो बड़े गद्दावर नेता हैं, ग्वालियर से आते हैं, वो जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ मिलकर हर कार्यक्रम में शामिल होंगे, जो साफ तौर पर बताता है कि अब यहाँ पर दोनों नेताओं का छवि का और दोनों नेताओं की पकड़ का लाभ लेने की तैयारी में बीजेपी नजर आ रही है। चलिए, इसीलिए हम कह रहे हैं कि हम साथ साथ, यानी दोनों नेता साथ साथ दिखाई भी दे रहे हैं। और जिस तरह से रणनीति बनाई गई कि पहले भोपाल और यहां से तीनों नेता एक साथ गए, यानी वहां भी जब दिखाई दिए होंगे तो ये कि हम सब एक हैं। आप कुछ भी कहते रहिए, कांग्रेस कुछ भी सवाल उठाते रहे, शिवराज महाराज तो है लेकिन नरेंद्र सिंह तोमर केंद्रीय मंत्री भी साथ हैं और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह चुनावी मोड पर है। धन्यवाद आपका आकाश, आप मेरे साथ जुड़े। अगली खबर में भी आप बने रहिएगा, आपसे चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश में मेडिकल ऑक्सीजन को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मैं प्रदेश की जनता को आश्वस्त करता हूं कि ऑक्सीजन की कमी नहीं हो पाएगी। सीएम ने कहा कि ऑक्सीजन का विषय महत्वपूर्ण था जिसकी मुझे चिंता थी। आज मैंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी से बात की, उनसे आग्रह किया कि ऐसे संकट के समय ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं रोकनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमने वैकल्पिक व्यवस्था भी की है। प्रदेश में ऑक्सीजन की उपलब्धता केवल 50 टन थी, अभी बढ़ाकर हमने 120 टन ऑक्सीजन की उपलब्धता कर दी है। साथ ही 30 सितंबर तक 150 टन ऑक्सीजन की व्यवस्था और कर लेंगे। उन्होंने कहा कि मैं प्रदेश की जनता को आश्वस्त करता हूं कि कमी नहीं रहने दी जाएगी। क्या कहा शिवराज सिंह चौहान ने, सुनिएगा। ऑक्सीजन की कमी का विषय महत्वपूर्ण था जो मुझे चिंतित कर रहा था।
आज मैंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे जी से भी बात की है और उनसे आग्रह किया है कि ऐसे संकट के समय ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं रोकनी चाहिए। उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि दिक्कत उनको भी है कोविड के पेशेंट्स के कारण, लेकिन वो यथासंभव प्रयास करेंगे कि मध्य प्रदेश के अस्पतालों को ऑक्सीजन की जो सप्लाई होती वो आपूर्ति सुनिश्चित रह सके। लेकिन हमने वैकल्पिक व्यवस्था भी की है। प्रारंभ में मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन की उपलब्धता थी केवल 50 टन, अभी बढ़ा के हमने 120 टन कर ली है और 30 सितंबर तक हम 150 टन ऑक्सीजन की व्यवस्था कर लेंगे। मध्य प्रदेश को महाराष्ट्र से 20 टन ऑक्सीजन मिलती थी। आइनॉक्स एक कंपनी नागपुर से सप्लाई करती थी। अब वही कंपनी हमें 20 टन ऑक्सीजन की सप्लाई गुजरात से और उत्तर प्रदेश से करेगी। हमारे यहाँ जो ऑक्सीजन के छोटे छोटे प्लांट हैं उनकी क्षमता भी केवल 50-60% थी, 50-60% क्षमता पर चल रहे थे। हमने उनको आग्रह किया है कि वो फुल कैपेसिटी पर अपने प्लांट चलाएं ताकि ऑक्सीजन की उपलब्धता में और बढ़ोतरी की जा सके। शॉर्ट टर्म सारी व्यवस्था हमने कर ली है। मैं प्रदेश की जनता को आश्वस्त करता हूं कि ऑक्सीजन की कोई कमी कोविड पेशेंट्स के लिए नहीं रहेगी। चलिए, कह रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं रहेगी। आपको हम बता दें कि महाराष्ट्र ने सप्लाई रोकी थी, उसके बाद से स्थितियां कुछ इस तरह हो रही थी कि चिंता भी थी, टेंशन भी था सरकार को, लेकिन समय रहते व्यवस्था कर ली। और शिवराज सिंह चौहान की यही खासियत है कि मौका जब मिलता है तो वो अपना काम निकाल ही लेते हैं। उन्होंने तो और आगे बढ़कर व्यवस्था कर दी, यानी ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं रहेगी। खबरें कुछ भी चलती रहे, अगली खबर पर हम बढ़ेंगे। उससे पहले संदीप से बात कर लेते हैं इस मुद्दे पर। संदीप, क्या कहेंगे? हमने सुना कि ऑक्सीजन महाराष्ट्र ने देना बंद कर दी और अचानक चिंता बढ़ गई थी मध्य प्रदेश की, लेकिन समय रहते शिवराज जी ने अपनी जिस तरह की भूमिका उनकी हमेशा देखी जाती वही दिखाई और व्यवस्था जम गई है। बिल्कुल, यहाँ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संवेदनशीलता दिखाते हुए जो उनका जिस तरह से नाम लिया जाता है कि हमेशा कठिन समय में हमेशा धैर्य से काम लेते हैं, और वो चीज़ यहाँ पर देखने को मिली। विपक्ष मुद्दा बनाता उसके पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वैकल्पिक व्यवस्था कर ली। महज 50 से 60 टन मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन की उपलब्धता थी, जिसको उन्होंने 120 टन तक कर दिया। उसके अलावा 30 सितंबर तक उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि 150 टन तक हो जाएगी, और जो नागपुर से रोकी गई थी 20 टन आया करती थी मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन, वही अब ऑक्सीजन वही कंपनी अब गुजरात और उत्तर प्रदेश से वही आपूर्ति करेगी। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि जिसकी सबसे बड़ी समस्या अभी तक दिख रही थी कोरोना संकट काल में ऑक्सीजन की सबसे बड़ी डिमांड है, तो वो समस्या कहीं ना कहीं अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खत्म कर दी है। उद्धव ठाकरे से भी उन्होंने भी बात की थी, लेकिन उधर से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला है, जिसके कारण उन्होंने यहाँ पर वैकल्पिक व्यवस्था की और कहीं न कहीं समय पर व्यवस्था कर ली गई है। चलिए संदीप, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अब मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साफ कर दिया। अगली खबर की तरफ हम बढ़ते हैं। भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष मध्य प्रदेश के दौरे के दौरान तमाम कार्यकर्ताओं से मिले और एक संदेश भी दिया। वो उपचुनाव को लेकर पदाधिकारियों और मंत्रियों से लगातार फीडबैक ले रहे हैं। इसी दौरान उन्होंने उपचुनाव की अनुसूचित जाति की सीटों पर खास फोकस करने का लक्ष्य दिया है। भाजपा के अनुसूचित जाति मोर्चा की बैठक कर उन्होंने कार्यकर्ताओं को सक्रिय होने के निर्देश दिए। माना जा रहा है कि भाजपा इन सीटों पर विशेष रणनीति पर काम करेगी। एससी की सीटों पर फोकस की बात कही है बीएल संतोष जी ने, और मैराथन बैठक में ये बात भी रखी है। तो क्या ये माना जाए कि जहां दरअसल चुनाव होना है चंबल ग्वालियर में, वहां एससी की सीटें हैं जिनका अपना एक वर्चस्व है, और इसीलिए बहुजन समाज पार्टी भी चुनाव मैदान में दिखाई देने वाली है। तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री मध्य प्रदेश के दौरे पर आए, उन्होंने तमाम बैठकें ली। संदीप मिश्रा मेरे साथ बने हैं। संदीप, जहां चुनाव होना है वहां जो देखा जा रहा है उसको देखकर ये तो साफ है कि एससी की सीटें काफी रहेगी और एक बड़ी भूमिका रहेगी इस चुनाव में एससी वोटर्स की। इसीलिए बहुजन समाज पार्टी भी मैदान में है और बीएल संतोष साहब ने भी इस पर ध्यान देने की बात कही है।
बिल्कुल 2 दिनों तक चली मैराथन बैठकों में ग्वालियर चंबल की जो 15-16 सीटों में 6 सीटें ऐसी है जो आरक्षित हैं अजा और अजजा के लिए। ये कहीं ना कहीं भाजपा और कांग्रेस के लिए मील का पत्थर साबित हो सकती हैं और इन्हीं पर भाजपा और कांग्रेस दोनों का फोकस है। लेकिन अगर हम भाजपा की बात करें, जिस तरह से कल से बैठकों का दौर चला है, तो राष्ट्रीय संगठन महामंत्री यहाँ पर BL संतोष ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि इन 6 सीटों में कहीं से भी कोताही नहीं बरतनी है। सारे कार्यकर्ता यहां पर मुस्तैद हो जाए, जितनी भी यहां पर जिस तरह से जातीय समीकरण हो तो वो सारे जातीय समीकरण यहां पर बैठाए जाएं। जो जाति वर्ग से जितने भी अनुसूचित जाति वर्ग से भाजपा के जितने नेता आते हैं, सबको वहां पर सक्रिय हो जाने के लिए कहा गया है। उसके लिए उसके अलावा अलग अलग जो मोर्चे हैं उन सबको सक्रिय कर दिया गया है। साफ शब्दों में कहा गया है कि इन 6 की 6 सीटों को भाजपा की झोली में डालना है और ये सीटें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो भविष्य की सरकार है उसको सुनिश्चित करेंगी। तो कुल मिला के साफ है कि भारतीय जनता पार्टी और यहां पर जो पार्टी हाईकमान है उसने अपना नजरिया स्पष्ट कर दिया है कि अन्य सीट तो मिले ही, लेकिन ये जो 6 सीटें हैं आरक्षित, ये भी सीटें भारतीय जनता पार्टी के पाले में ही आनी चाहिए, जो कि पिछली बार कांग्रेस की झोली में थी। जी चलिए, धन्यवाद संदीप, आप मेरे साथ जुड़े। लेकिन BL संतोष मध्य प्रदेश के दौरे पर जब पहुंचे तो उन्होंने इस बात पर गौर किया है, समझा है, जहां कमियां हैं वहां समझाने का प्रयास किया, दूर करने की बात कही है और जहां कुछ नया करना है उसकी तरफ भी इशारा किया है। तमाम पदाधिकारियों से वो मिले हैं और इसी को देखकर कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव को बड़ी सीरियस लेती है। अगली खबर की तरफ हम बढ़ेंगे, इंदौर चलते हैं। इंदौर क्राइम ब्रांच और NGO ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए बच्चा बेचने वाले गिरोह का खुलासा किया है। 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर इनसे पूछताछ में कई बातें पता लगी है। ये आरोपी अन्य राज्यों से बच्चे लाकर बेचने का गोरख धंधा करते थे। गिरफ्तार महिला शिल्पा ने नर्सिंग का कोर्स भी किया है और गिरोह के साथ एक डॉक्टर की भी भूमिका संदिग्ध नजर आ रही है। वहीं पुलिस ने मानव तस्करी की धाराओं में मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है, जिसमें कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद की जा रही है। मासूमों के सौदागर है ये, आप देखिए, ये दिखाई दे रहे हैं आपकी नर्सिंग का कोर्स किया और उसके बाद इस तरह के धंधे में उतर आई। अब सवाल यही है कि कौन कौन लोग इसके पीछे जुड़े हैं, कब से ये गोरख धंधा चल रहा था, कितने लोगों को, कितने बच्चों को इन्होंने इस तरह से बेचा होगा। तो अभी इनसे पूछताछ जारी है, लेकिन अभी 2 बच्चों के बारे में इनसे पता लगा है पूछताछ में। मासूमों को ये लोग सौदा करते। चलते इंदौर, जाएंगे इंदौर और बात भी करेंगे, समझेंगे भारत से हमारे संवाददाता से कि आखिर और इसमें क्या बातें सामने आई है। लेकिन जो जानकारी मिल रही है IND24 को, इस गिरोह से पूछताछ में जिन डॉक्टरों के नाम सामने आए हैं, तो हो सकता है कि आने वाले कुछ घंटे बाद पुलिस एक और बड़ा खुलासा करे, जिसमें डॉक्टरों की भूमिका भी इसमें संदिग्ध है। और यदि डॉक्टर ऐसा करते हैं जैसा नर्स की भूमिका इसमें संदिग्ध नजर आ रही है, तो फिर माना जाएगा कि डॉक्टर को भगवान का रूप दिया जाता है। और वो डॉक्टर ऐसा कैसे हो सकता है कि बच्चों को बेच रहा था, तो ये समझना पड़ेगा। लेकिन जब तक गिरफ्तारी नहीं हो जाती, पर जानकारी ये मिल रही है कि 2 डॉक्टर इसमें शामिल हो सकते हैं। नर्सिंग से पूछताछ हुई है। भारत, क्या कहेंगे, कितना बड़ा मामला है और इसमें कितने लोगों की अभी हिरासत में लिया गया, और क्या जो जिस तरह की बातें कही जा रही कि इसमें कुछ डॉक्टरों की भूमिका भी संदिग्ध हो सकती, कौन है ये लोग, कब से इस तरह का गिरोह चला रहे थे? बिल्कुल मनोज जी, एक इंदौर DIG साहब के पास एक मैसेज आया था जिसमें एक महिला द्वारा ये शिकायत थी कि उन्हें एक बच्चा जो है वो किसी महिला और एक पुरुष द्वारा उन्हें बेचा जा रहा है, क्योंकि उस महिला द्वारा एक बच्चा अडॉप्ट करने के लिए कई NGOs में जो है एप्लीकेशन फाइल की गई थी। इसी तरह ये गिरोह जो है उस महिला से संपर्क में पहुंचा, तभी एक ईवा वेलफेयर सोसाइटी की अध्यक्ष भारती द्वारा और उस फरियादी महिला द्वारा DIG से मुलाकात की गई और इस पूरे मामले पर क्राइम ब्रांच पुलिस ने जो है इन गिरोह की पहले घात लगाकर बैठे रहे, बच्चे का सौदा करने वहां पर पहुंचे और जैसे ही बच्चे को लेकर के गिरोह के 2 सदस्य सामने आए तो 10 दिन की इस मासूम बच्ची को 1 लाख रुपए में जो है बेचने की सौदेबाजी गिरोह कर रहा था। गिरफ्तारी में आने के बाद महिला ने अपना नाम शिल्पा और आरोपी जी जो है हिरासत बरामद करने के बाद में उपचार के लिए MY हॉस्पिटल में जो है भर्ती कराया गया है। बाल कल्याण समिति को जो है इस बच्चे को सौंपा गया है। फिलहाल पूछताछ में अब तक दोनों के नाम सामने आए हैं। बच्ची ये कहाँ से लेकर के आए हैं, किस बच्ची के कौन परिजन है, इसके बारे में पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है।
फिलहाल इन दोनों को अभी गिरफ्तारी के बाद में न्यायालय पेश किया जाएगा और पेश करने के बाद जो है इसका रिमांड दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद भारत, मेरे साथ जुड़े। आप जैसा कह रहे हैं बच्ची का सौदा इन्होंने कर दिया और उसके बाद इनसे और पूछताछ जारी है। एक बच्ची का अभी खुलासा हुआ है, लेकिन एक और जगह कुछ पता लगी है जिसमें इन्होंने इस तरह के सौदे किए। लेकिन कैसे कैसे लोग हैं, क्या क्या करने लगते हैं। अगली खबर की तरफ हम बढ़ेंगे तो छत्तीसगढ़ चलेंगे। छत्तीसगढ़ में कोरोना का संकट लगातार बढ़ रहा है और रोज ही नए मरीज सामने आ रहे हैं। जो इजाफा है वो दिखाई दे रहा है, आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। लेकिन इसको लेकर पक्ष और विपक्ष भी सामने है। सियासतदार अपने आरोप प्रत्यारोप में बिजी है, लेकिन लोग परेशान हैं। अभी तक 2564 मामले यहां सामने आए और 13 लोगों की संक्रमण से मौत की बात कही जा रही है। तो एक दिन में जो बात सामने आई उसमें 2564 लोगों की मौत सामने आई है। मौत की बात नहीं करूंगा मैं, मौत वहां पर 13 हुई है, लेकिन 2564 का एक बड़ा आंकड़ा यहां दिखाई दिया है जो एक दिन में आया है। तो इससे समझ सकते हैं कि छत्तीसगढ़ की स्थिति क्या है। और पूरे आंकड़े की बात करें तो 50,000 से ज्यादा लोग अभी तक यहां संक्रमित हुए हैं और उन संक्रमित मरीजों की सरकार की तरफ से देखभाल की जा रही है। लेकिन सवाल तमाम है कि ठीक ढंग से ध्यान नहीं रखा जा रहा है। ऐसे आरोप प्रत्यारोप वहां देखने को मिल रहे हैं। शशिकांत मेरे साथ जुड़ रहे हैं छत्तीसगढ़ से। शशिकांत, कोरोना की खबर को लेकर हम लगातार बने हुए हैं, लेकिन आज भी 2500 मरीज वहां मिले हैं ऐसा कहा जा रहा है। 2564 नए मरीज का इजाफा हुआ है। कब थमेगा ये मामला और कहां गड़बड़ हो रही? जी देखिए, छत्तीसगढ़ में लगातार संक्रमण का आंकड़ा बढ़ते जा रहा है। रोजाना 2500 से ऊपर मरीजों की पहचान की जा रही है। कल जो है 2565 मरीजों की जो है पहचान की गई है। लगातार संक्रमितों के आंकड़ा बढ़ रहा है। साथ ही जो है लगातार जो है मौत का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है। कल जो है 13 मरीजों की जो है मौत हुई है। साथ ही जो है अब तक मौत की बात करें तो 477 मरीजों की मौत हो गई है। वही जो है अभी तक जो है 52,000 से ऊपर मरीजों की पहचान की गई है, जिसमें से 28,000 के आसपास जो है मरीजों का इलाज अभी विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है। वही जो है 23,000 के करीब जो है मरीज स्वस्थ हो गए हैं। लगातार संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ रहा है, साथ ही जो है मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। हालांकि जो है स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जिस तरह से जो अभी जो है पीक सीजन चल रहा है, हालांकि यह सीजन कुछ दिनों तक रहेगा, उसके बाद जो है हालांकि जो संक्रमण का जो आंकड़ा है वो धीरे धीरे कम होंगे। उनका कहना है कि जिस तरह से मौत का भी आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, तो जिस तरह से मौतें हो रही है वो सिर्फ कोरोना से मौत नहीं हो रही है, अन्य बीमारी से भी जो लोग हैं ग्रसित हो रहा है, जिसके कारण जो है कोरोना संक्रमित पाए जाते हैं, उसके बाद उनकी मौत हो रही है। हालांकि मैं छत्तीसगढ़ में जिस तरह से संक्रमित आंकड़ा बढ़ रहा है। शशिकांत, बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। तो हम मिड सेशन में इसी तरह 5 बड़ी खबरों को लेकर आपसे रूबरू होते हैं। इस दौरान सियासत से लेकर और तमाम दिलचस्प खबरों पर आपका ध्यान लाते हैं और बताते हैं कहां गड़बड़ हुई, कहां सही कुछ हुआ। सरकार अच्छा करती है तो तारीफ भी करते हैं, और खबर जहां दिखाई देती है कि कुछ गड़बड़ है तो फिर आपके सामने उन खबरों को भी रखते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ आई न्यूज़ 24 पर। दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।